हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर कॉमर्स हब। तो आज अपन राजस्थान सेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो 2013 में पूछे गए थे। ठीक है, ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखो मैं पीवाईक्यू के साथ साथ और भी बताऊंगी और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या किसकी पॉसिबिलिटीज आने की। काफी कुछ चीजें कवर करेंगे, न्यू पैटर्न के हिसाब से कवर करेंगे। ठीक है, और ये सब यूनिट वाइज चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले अपन टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो 2013 में आया था। अभी ऐसे क्वेश्चन देखो इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ क्या क्या आएगा वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसमें क्या पूछा, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस। क्या आप सिर्फ सिलेबस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए टीचिंग करना चाहते हैं कि भाई जैसे अगर आप नेट पढ़ा रहे तो आप क्या सिर्फ ये बता देंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये सिर्फ देने के लिए तो आप टीचर नहीं बनते ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, डिक्टेटिंग नोट्स टू स्टूडेंट्स। क्या सिर्फ नोट्स बताने के लिए, आप नोट्स सिखाने के लिए स्टूडेंट को बता रहे हैं या उसको समझाने के लिए भी कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ नोट्स डिटेक्ट करने के लिए अपन टीचिंग नहीं करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बट द डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सही है। देखो, थिंकिंग पावर डेवलप करने के लिए तो अपन टीचिंग करते हैं ना, कि माइंड अपन ऐसा उस तरीके से समझाए बच्चे को कि उसके पूरे माइंड में बैठ जाए बात और उसके ऊपर वो और थिंकिंग करे। राइट, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी और थिंकिंग एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगी उसकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो सिर्फ एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अपन पढ़ाते नहीं है, अपन उसको पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं ना, ओवरऑल टीचर को क्या करना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए बच्चे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब मैंने बताया ना कि मैंने इसमें और कुछ भी इंक्लूड करा है। तो मैंने इसमें लेवल्स, एक तो लेवल्स इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, जो इसके पक्के पूरे चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये देखो एनटीए मतलब यूजीसी नेट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सेट के एग्जामिनेशन में भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इससे पहले अपन पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं टीचिंग के। टू हेल्प स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज, उसको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करना, उसके करेक्टर को, उसके बिहेवियर को शेप करना। एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के बिहेवियर को शेप करना। ओके, फोस्टर इंडिपेंडेंस, मोटिवेट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनको एक सही राह दिखाना। नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग, मैंने अभी बात की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना। डेवलप सोशल स्किल्स, और उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब देखो मेमोरी लेवल की बात करते हैं। देखो इसके 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें मैंने ऑटोनोमस मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव सारे बताए हैं, उसको मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन होता है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो रट्टाफिकेशन। बच्चा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता है, उसको इतना ज्यादा पता नहीं होता है, बस रटवाने वाली चीजें होती है, ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं करता है, सिर्फ चीजों को लेने में मतलब उसको रटने में फोकस करता है, ज्यादा डीप थिंकिंग नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर का रोल एक्टिव हो जाएगा और स्टूडेंट का रोल पैसिव हो जाएगा। तो चलो इसको रीड करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एज अ नेम सजेस्ट इज लेवल ऑफ टीचिंग वेयर द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू इम्पार्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज को इम्पार्ट करना, उसको वो बताना और उसको रटवाना, जैसे कि 2 की टेबल होगी या 5 की टेबल होगी, ऐसे रटवाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं। या रोट मेमोराइजेशन वाला, क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स वाला इसमें कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, इसके मैंने कीवर्ड्स के साथ पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हुई कीवर्ड्स वाली, तो आप वो जरूर देखना। नेक्स्ट है अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, वो फैक्ट्स पे ध्यान देने लगता है, उसको अंडरस्टैंड करने लगता है, मतलब उसमें मास्टरी अटेंड करता है। मतलब मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग आने में उसको थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी मतलब डेवलप्ड होती है, और वो उनमें डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में और जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज अ मोर थॉटफुल। ठीक है, मेमोरी से थॉटफुल लेवल है ये। प्रोसेस वेयर द स्टूडेंट्स कनेक्ट विद द कंसेप्ट एंड एज अ नेम सजेस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट अपना आता है थर्ड, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, जहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी एकदम हाईएस्ट थिंकिंग एबिलिटी, तो बच्चा खुद से खुद सॉल्व करने लगता है चीजों को। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोल देते हैं, और ये हाईएस्ट होता है। देखो लोवेस्ट होता है मेमोरी लेवल, हाईएस्ट होता है रिफ्लेक्टिव। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोल देते हैं। यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो जाती है कि वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एकदम हाई लेवल हो जाती है उसकी। ठीक है, this is considered as the highest form of teaching learning process. This is primarily because the teaching does not stop after making the students understand the concept. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चे की एकदम थिंकिंग एबिलिटी पूरी डेवलप होती है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है।
मैं वापस कह रही हूँ, आप इसका लेक्चर जरूर देखना, उसमें मैंने सारे कीवर्ड्स इंक्लूड किए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अगर आप वो देखेंगे तो उसके बेसिस पे आपके काफी क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके, ठीक है, तो जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 2। यू चूज टीचिंग जॉब फॉर योर करियर बिकॉज, आप टीचिंग जॉब क्यों चूज करना चाहते हैं? देखो टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, तो टीचिंग करने के लिए देखो टीचिंग एक आर्ट है, हर कोई टीच नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, टीचिंग जॉब इज रिस्पेक्टेबल एंड चैलेंजिंग, तो ये फैक्ट हो सकता है। बाकी अपन और ऑप्शन देखते हैं। टीचर जॉब हैज लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या टीचिंग में कम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है? नहीं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर पढ़ाने से पहले खुद पूरा पढ़ के आता है, पूरा उसको कैसे समझाना है कि एक एक बच्चे को डीपली उसको समझ आ जाए, उसके दिमाग में बात बैठ जाए, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। टीचिंग जॉब नीड्स लेस लेबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। टीचिंग जॉब गिव मोर फ्री टाइम, ये क्या फ्री टाइम ज्यादा होता है टीचिंग जॉब में? तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। देखो ये तीनों अगर आप देखोगे तो नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी है, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, या एक पॉजिटिव सेंस पूछ रहा है या नेगेटिव सेंस पूछ रहा है, उसको भी क्वेश्चन में नोटिस करो आपकी क्या पूछना चाह रहा है वो। तो ये अगर पॉजिटिव सेंस की बात करें तो एक ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये बहुत सही भी चीज है कि रेस्पेक्टेबल और चैलेंजिंग जॉब होती है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, पढ़ाने के लिए वो टीचर को खुद पहले एक बार गो थ्रू होना पड़ता है। अगर जैसे कि टेक्स्ट की बात करो, अपन टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसकी रेट्स चेंज होती रहती है, तो टीचर को पूरा पहले एग्जामिन करना पड़ता है क्या चल रहा है, पहले पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीधा मुंह उठा के आ जाता है, पूरा प्रिपेयर करके आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साइड में दिए हुए आंसर भी। टू टीच इज टू टच लाइफ फॉर एवर, देखो टीचिंग क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसलिए ये कोड में यहाँ पे लिखा है कि टू टीच इज टू टच लाइफ फॉर एवर। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो पूरी लाइफ में, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है उसकी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस नॉट नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब देखो उसमें वर्ड का ध्यान देना अपन को, नॉट। हमेशा मतलब बच्चे काफी गलती कर देते हैं, नॉट पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के वो आंसर लगा देते हैं और से गलत हो जाता है। तो अपन को वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। और अभी जो नया पैटर्न चल रहा है उसमें क्वेश्चंस में काफी उलझाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में उलझाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिए हुए हैं, तो अब हिंदी में भी देख लेना किसी को देखना हो तो यहाँ पे अपन से क्या पूछे, करेक्टरिस्टिक्स पूछे, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो देखो ये सही है, इसने बोला कि नॉट नहीं है वो पूछे, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज ही नहीं होगी तो टीचर आके क्या पढ़ाएगा। तो ये तो फर्स्ट चीज है कि जो होनी ही चाहिए। कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो टीचर कैसे पढ़ाएगा? अगर वो बीच में अटकेगा या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएगा तो वो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा और उसमें बच्चा ट्रस्ट नहीं दिखाएगा। गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इसको एक बार छोड़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, तो ये भी होना चाहिए उसको, क्लास मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लास को कंट्रोल कैसे करना है, उसको हर बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए, और टीचिंग मेथड्स की। तो देखो अगर ये ऑप्शन नंबर अपन थर्ड देखिए, इसमें बोला कि नॉट, इसमें क्या लिखा है अगर आप गौर करना ध्यान से, गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जरूरी नहीं है टीचर को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जो उसका सब्जेक्ट है उसमें उसकी मास्टरी जरूरी है, लेकिन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कॉमर्स की टीचर हुई तो मुझे साइंस की नॉलेज नहीं होगी, हाँ, या साइंस का है उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं होगी, तो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होना ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो खुद का सब्जेक्ट होना, उस सब्जेक्ट है उसकी डीप नॉलेज होना, उसके बारे में सब कुछ पता होना, उसके बारे में मास्टरी होना, ये एक टीचर की क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन से क्या पूछे, करेक्ट नॉट है, तो अपन ये रख देंगे ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन, टीचिंग एड्स हेल्प टीचर टू। पहले तो अपन टीचिंग एड्स का मतलब समझते हैं, टीचिंग एड्स क्या होता है। देखो टीचिंग एड्स बेसिकली टूल्स होते हैं जो टीचर यूज करता है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में। जैसे कि आजकल जो लाइव क्लासेस चलती हैं या डिजिटल बोर्ड चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड चलते हैं, उनके थ्रू बच्चों को क्या प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, तो एक टीचिंग एड है। उसे क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। जब ऑडियो वीडियो और विजुअल एड्स आपस में मिलते हैं ना, तो ये बच्चा इंटरेस्ट जगाता है, वो समझ के देख के ज्यादा समझ पाता है चीजों को, ठीक है। इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा अभी मैंने और भी कॉन्सेप्ट जोड़े हैं जिससे अभी करंट में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि सारे यूनिट्स कवर किए हैं इसमें, तो उसमें मैंने और रिसेंट डेटा भी कवर किया है कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसका अपन पहले टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। देखो टीचिंग एड क्या है, टूल यूज बाय टीचर्स, फैसिलिटेटर्स और ट्यूटर्स टू हेल्प लर्नर इंप्रूव रीडिंग एंड अदर स्किल्स, ठीक है, इनको इंप्रूव करने के लिए। तो अपन टीचिंग एड्स देखो इसमें 3 टाइप से डिवाइड किया गया, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट टीचिंग एड्स दैट इंक्लूड विजुअल्स, मतलब जो विजुअल्स इंक्लूड करते हैं, जहां अपन देख के या ऑडियो विजुअल वीडियो सब
चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स हो गए या रिफ्लेक्टिव विजुअल एड्स हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर मैथ टीचर जो होता है वो क्या करेगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाना उसको, तो एक वुडन मॉडल या पिरामिड लेकर आता है ना अपने सामने, वो कुछ जैसे अपन को कोई कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो वो वुडन मॉडल या पिरामिड्स का यूज करके या उसको पढ़ाता है, उस तरीके से पढ़ाता है कि बच्चे को समझ आ जाए। जब उनको सब दिखा के समझाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो दिखा के समझाया जाता है ना, करके दिखा के, तो वो क्या होता है, विजुअल एड्स। इससे क्या होता है, टीचिंग इंटरेस्टिंग भी होती है और बच्चा खुद को उसके अंदर शामिल भी समझता है कि हाँ भी मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गया तो बच्चों को दिखाया जाता है ना। नाउ दैट क्लासेस हैव मूव ऑनलाइन, टीचर यूज इंटरेक्टिव स्लाइड्स। देखो अब जैसे कि ऑनलाइन में तो मैंने अभी बात की थी, स्लाइड्स या प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको समझाया जाता है। ऑडियो एड्स में जहाँ ऑडियो की लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। एज मेंशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स इन अ क्लासरूम एंड ऑडिटरी लर्नर्स आर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यूजिंग ऑडियो टीचिंग एड्स विल हेल्प दैट सेगमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट। द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ब्रेन हैज बीन प्रूवन। म्यूजिक का इफेक्ट प्रूव किया गया है कि बच्चा सुन के अच्छे से उसमें इंप्रूव होती है, लर्निंग इंप्रूव होती है अगर सुन के समझ। जैसे पॉडकास्ट होते हैं या ऑडियो बुक्स भी आती हैं अब तो वो क्यों डेवलप की गई, क्योंकि उन एक थ्योरी है डेल की, वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि अपन ऑडियो से, विजुअल एड से बच्चा ज्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है, ठीक है। एंड सम टीचर्स प्ले म्यूजिक इन द क्लासरूम टू डी स्ट्रेस देयर स्टूडेंट्स एंड इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन दी लेसन्स। ऑडियो विजुअल एड्स, अब इसमें ऑडियो और वीडियो सारा कुछ मिक्स करके, जब वीडियो भी चल रही है साथ साथ में ऑडियो भी चल रही है साथ साथ में टीचर भी बोल रहा है, ठीक है, तो वो उसे और ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को। Videos and animations are used in the classroom to explain the concepts better. Within the development of technology, students have the opportunity to actually see how digestion takes place. अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल। ये देखो, ये सब जो कॉन्सेप्ट है साइंस वाले कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो इसमें जब दिखा के पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है तो उससे क्या होता है, एक अच्छी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है और थिंकिंग पावर डेवलप होती है, राइट। आप खुद देखो, जब अपन देख के समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एक लर्निंग बाय डूइंग वाला कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि कर करके जब बच्चा सीखता है तो ज्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन रिटेन करता है। अगर आपको और इसके मेथड्स वगैरह देखने, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मिक्स स्ट्रेटजीज, वो मेरे को लगता है पूरे आने के चांसेस हैं इस बार, तो आप जरूर देखना। मैंने इसमें ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, चैनल पे जाके जरूर देखना उसको भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन जो अपन ने अभी पढ़े। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये देखो, टेलीविजन के थ्रू, एलसीडी प्रोजेक्टर्स के थ्रू हो गया, राइट, ग्राफिक्स, डायग्राम, पोस्टर्स, मैप, फ्लैश कार्ड्स, इन सब के थ्रू पढ़ाया जाता है। ब्लैक बोर्ड्स, ये ब्लैक बोर्ड तो पुराना हो गया, ये डिस्प्ले बोर्ड का टाइप है, ठीक है। रोल अप हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, राइट। तो 3D एड्स में क्या जाता है, ग्लोब्स, ये ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स के थ्रू जब अपन को दिखा के पढ़ाया जाता है। ऑडियो एड्स में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब चीज आ गई। और जो एक्टिविटी एड्स है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चा इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्ड होते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन होता है या ड्रामेटाइजेशन, जाकि ड्रामेटाइजेशन मतलब रोल प्लेइंग वाला जो कंसेप्ट है, ये सब मैंने आपको है ना टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट की हुई है, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना। सेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि देखो नेट से थोड़ा लेवल कम होता है सेट का, तो मुझे लगता है कि इसके आने के चांसेस हैं। टीचिंग मशीन, ये प्रोग्राम लर्निंग, ये सब क्या हो जाता है, एक्टिविटी बेस्ड। तो इस चार्ट को आप देखना, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन कोन ऑफ लर्निंग। ये देखो, डेल द्वारा दिया गया था कोन ऑफ लर्निंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने बताया कि जब बच्चा रीड करता है ना तो 10% तक रिटेन करता है, ठीक है। रीडिंग से बच्चा 10% तक रिटेन करता है, और अगर वो सुनता है, वर्ड्स को सुनता है, तो 20% हो जाता है इसका रिटेंशन पावर। देख के 30% व्हाट वी सी उतना उसको रिटेन करता है, राइट। और अगर वॉचिंग मूवीज या पिक्चर्स या डेमोन्स्ट्रेशन देखता है तो 50% तक वो रिटेन करता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन अ डिसीजन गिविंग अ टॉक। जब वो डिसीजन में पार्ट करता है, यानी कि जैसे स्पीच, डिबेट्स वगैरह होते हैं, उसमें जब होता है 70% तक रिटेंशन होता है। और डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मेन इस थ्योरी का बताने का क्या पर्पस था कि जब बच्चा करके ज्यादा सीखता है, रीडिंग से ज्यादा या हियरिंग से ज्यादा, वो करके ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक रिटेन करता है। करके कैसे, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कंसेप्ट आता है, खुद प्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेशन कर या खुद करके देखते चीजों को, राइट, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेता है, जब वो खुद चीजों को सॉल्व करता है, तो उससे क्या होता है, 90% तक बच्चा रिटेन करता है इन्फॉर्मेशन को। ये देखो, ये जो थॉट है, आई सी, आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, क्या मतलब है, जब मैं करके देखता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता है,
ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये डेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो इस एक क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने काफी कुछ इंक्लूड कर दिया, एड्स इंक्लूड कर दिए हैं और एक कोन ऑफ लर्निंग भी इंक्लूड हो गया है, और मेमोरी लेवल भी जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो भी पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच ऑल्टरनेटिव डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ टीचर, फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग करिकुलम एक्टिविटीज या एंटरटेनिंग स्टूडेंट्स। तो देखो ये सब टीचिंग की पार्ट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को एंटरटेन करना ये टीचर का रोल नहीं होता। ये सब चीजें मेन जो रोल होता है टीचर के, कोऑर्डिनेट करना, फैसिलिटेट करना या मैनेज करना उनकी एक्टिविटीज को, तो ये हो जाता है। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो टीम टीचिंग क्या होता है, जब दो टीचर मिल के आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि एक बीएड की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो इंटर्न्स होते हैं या जो नए टीचर्स होते हैं जो ट्रेनिंग लेने आए होते हैं, उनको एक सीनियर टीचर के अंडर में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे उसने कोई एग्जाम्पल दिया इंटर्न ने, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा जो सेकंड या जो सीनियर टीचर होगा। उससे क्या होगा, बच्चे को अच्छे से और ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और जो इंटर्न है, जो टीचर है, उसको भी पढ़ाने का तरीका आएगा, उसको भी ट्रेनिंग मिलती है। या एक पढ़ा रहा है तो दूसरा मॉनिटर करेगा, या एक पढ़ा रहा है दूसरा ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जो भी है उस पर लिखेगा। तो ये होता है टीम टीचिंग, जब दो या दो से ज्यादा टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाया जाते हैं। ठीक है, इसके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया गया, इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप वो देखना। तो ये बोल रहा है कि इसके क्या हो सकते हैं, मास्टर टीचर। ठीक है, मास्टर अभी मैंने बताया कि एक सीनियर टीचर होता है, एक इंटर्न होता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स, ये भी बात सही है। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड, देखो ये फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल नहीं है, ये देखो वापस बता रही हूँ, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। और ग्रुप प्लानिंग, इसमें देखो आपस में प्लानिंग तो करेंगे ना, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में पहले प्लानिंग होगी कि तुम ये पार्ट संभालो, मैं ये पार्ट संभालूंगा, टीचर्स आपस में बात करेंगे, तो ग्रुप प्लानिंग भी होती है, ग्रुप ऑफ टीचर्स भी होता है और मास्टर टीचर भी होता है। तो ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड, ये चीज गलत हो जाएगी। और देखो ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है, वापस मैं बता रही हूँ, ये पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव सेंस में आ रहा था, अपन को इससे भी आपको आइडिया लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द सर्च फॉर नॉलेज इज डन इन। तो नॉलेज तो कहीं भी मिल सकती है ना, देखने का नजरिया होना चाहिए बस कि हर बच्चे से भी नॉलेज मिल जाती है अपन को, तो कभी किसी को नोटिस करके देखना, छोटे बच्चे को, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी से मिल सकती है, फील्ड वर्क से मिल सकती है, लाइब्रेटरी, तो ऑल दी अबव इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च। देखो 7 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, ये जो मैंने लास्ट प्रीवियस पेपर ही उठाया है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 7 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। अब ये रिसर्च का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो यूनिट 2 है अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका स्टार्ट हो रहा है। तो देखो क्या पूछा इसमें, क्या पूछा अपन से, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, evaluating the findings, generating new principles and theories, या synthesizing the ideas given by others। तो देखो इसमें क्या पूछा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, जनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपका टारगेट क्या होता है कि आप कुछ नया ढूंढे, राइट, न्यू प्रिंसिपल्स बनाए या अपने कुछ थ्योरीज बनाए, कुछ नया रिसर्च करें। रिसर्च की मतलब ही क्या होता है, रिसर्च, यानी कि कोई सर्च की हुई चीज को आप करना, उसके ऊपर आप एक अपनी नई थ्योरी बनाना, उसका कुछ अपना नया आइडिया, नई फाइंडिंग्स बताना। ठीक है, तो इसके अपन और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है, थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स और अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, और एक ये है अपना अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो डिटरमाइनिंग ऑफ रिसर्च डायरेक्शन, रिसर्च की डायरेक्शन डिटरमाइन करना, उसको समराइज करना, उसके फाइंडिंग एरियाज ऑफ नॉलेज गैप, जहाँ पे नॉलेज गैप रह गया, जहाँ आपको लगता है कि ये चीज नहीं फाइंड हुई है, उसको फाइंड करना, फोरकास्ट करना और क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अप्लाइड क्या हो सकता है, डेवलपिंग ऑफ नॉलेज। देखो थियोरेटिकल मतलब जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से हो गया, और जब आप करके देखते हैं कोई चीज तो वो हो गया अप्लाइड, जब आप अपनी थ्योरी पढ़ी हुई थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फैक्ट्स को। डेवलपिंग, इससे क्या होगा, जब नॉलेज डेवलप्ड होगी, फंक्शनल स्टडी होगी, डिस्कवरी ऑफ थ्योरी, कोई नई थ्योरी डिस्कवर होगी, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, आपका कोई न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। जब आप पीएचडी में जाते हैं, पीएचडी करते हैं, तब ये सब चीजें होती हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, रिमूविंग इग्नोरेंस। ठीक है, जो आपको लगता है भाई इस चीज में ये चीज, इस कंसेप्ट में ये चीज मिसिंग है, तो उसे क्या, अगर आप खुद रिसर्च करेंगे तो उस चीज पे रिसर्च करके उसकी इग्नोरेंस को, जो उसका जो फैक्ट है जो अभी तक नहीं आया, उसको नॉलेज गैप को एग्जामिन करेंगे। इन्हांसमेंट, आपकी नॉलेज इन्हांस होगी। रेमेडी ऑफ प्रॉब्लम की आपको सोल्यूशन मिलेगा। यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारे हो गए अपने ऑब्जेक्टिव्स। एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना।
नेक्स्ट चलते हैं अपन। रैंडमाइजेशन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू एलिमिनेट। देखो रैंडमाइजेशन का मतलब होता है जब आप रैंडमली वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं, रैंडम सिलेक्शन, तो उससे क्या होता है, बायसनेस दूर होती है, डिपेंडेंस ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल वेरिएबल इन्फ्लुएंस होता है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो देखो जब रैंडम का मतलब ही होता है कि रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है कि जैसे ये इतने सारे सैंपल्स हो गए, इसमें से रैंडमली कोई एक सैंपल सेलेक्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, बायसनेस दूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिसर्च इन अ लार्ज सैंपल इज, लार्ज सैंपल यानी कि जब बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, जब सेंसस स्टडी होती है या जब सर्वे होता है ना, वो होता है लार्ज। एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो एक्सपेरिमेंट मतलब किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। केस स्टडी मतलब पर्टिकुलर केस के ऊपर आप जब रिसर्च करते हैं, आपको पर्टिकुलर केस मिल गया, उसके ऊपर आप डिटेल रिसर्च करते हैं, तो ये लार्ज सैंपल के लिए तो नहीं होता, तो पर्टिकुलर केस की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगा। सर्वे मेथड, तो ये हो सकता है सर्वे मेथड जो कि लार्ज सैंपल में वर्क करता है ना, जैसे कि अपने ये सेंसस स्टडी वगैरह होते हैं। सुपरवाइज स्टडी मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड क्या होता है, जब एक आपके ऊपर एक चीज के ऊपर सुपरवाइज करते हैं और एक चीज को बहुत डिटेल में एग्जामिन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज सैंपल का सर्वे मेथड, ऑप्शन नंबर 3। देखो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें क्या होता है, देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक का मैनिपुलेशन होता है और दूसरे उसकी मैनिपुलेशन का उसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, अब जो मैनिपुलेट करेंगे यानी जिसको चेंज करेंगे वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट है, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे और उसके मैनिपुलेशन का जो इफेक्ट है वो आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे एग्जामिन करेंगे। तो पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहाँ कौन सी रिसर्च में एस्टेब्लिश्ड होता है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देखो मैंने बताया था ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है और उसके एग्जामिन करते हैं उसके इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पे। आईवी मतलब इंडिपेंडेंट और डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये भी कभी कभी पूछ लेते कि मैनिपुलेशन कहाँ होता है या कौन से वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। ठीक है, केस स्टडी मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी चीज के ऊपर, किसी केस के ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं। इन डेप्थ स्टडी होती है, अभी मैंने बताया था ना कि केस, कोई आपको पर्टिकुलर केस दे दिया गया, उस केस के ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी पूरा अंदर घुस जाते हैं और पूरे एक रिसर्च निकालते हैं कि भाई आखिर ये चीज हुई तो कैसे हुई, या आप किसी कंडीशन के बारे में रीड करें तो। डीप डिगिंग, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल यूनिट, एक यूनिट के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, और क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ कंटेक्स्ट। ठीक है, केस स्टडी रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्वे मेथड, जो कि अभी अपने देखा था मेथड, जो इसका आंसर था। सर्वे अलाउ यू टू गैदर डेटा फ्रॉम लार्ज सैंपल साइज, देखो इसमें आ गया ना लार्ज सैंपल साइज, और अपन से क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कौन सा मेथड है जिसमें लार्ज सैंपल साइज यूज होता है। पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड टू प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ क्वेश्चन, देखो जब सर्वे करते हैं ना, जैसे कि सेंसस स्टडी होती है या पॉपुलेशन स्टडीज बोलेपन, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, अंडर एज कितने हैं, या क्या बोलते हैं अपन उसको, अडल्टहुड, या वो बोलते हैं ना टीनेजर्स कितने हैं, राइट, छोटे बच्चे कितने हैं, तो पूरे क्वेश्चंस होते हैं, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन की एक उनके पास होता है, वो क्वेश्चनर बना होता है, वो आपसे पूछते रहते हैं और टिक करते रहते हैं। ठीक है, कैन इंक्लूड बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, तो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड मतलब डिटेल में जिसका आप बताते हैं, और क्लोज एंडेड एमसीक्यूज वाला। ठीक है, इसमें डिटेल में अगर आप फीडबैक वगैरह जैसे होता है, या नीचे आपको इधर लाइन सी होती है इसके बारे में और बताने के लिए। और क्लोज एंडेड में देखो क्या होता है, एमसीक्यूज, जिसमें हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बस। ठीक है, कंडक्टेड इन पर्सन, बाय टेलीफोन और मेल और ऑनलाइन सर्विस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। और वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी इन रिसर्च फाइंडिंग्स, ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। अब देखो ऑनलाइन सर्वे की मैं बात करूँ तो जैसे फोरम्स, आजकल फॉर्म्स बनते हैं, राइट, ऑनलाइन फॉर्म्स जो होते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि आपको भी लेसन कैसा लगा, या जैसे नहीं आजकल टीचर्स डालते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स भी डालते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म्स, वो भी एक सर्वे का टाइप ही है। ठीक है, सर्वे मेथड। सुपरवाइज स्टडी मेथड, 1-to-1 मॉनिटरिंग होता है, यानी सुपरवाइज मतलब क्या होता है, सुपरविजन, जैसे कि टीचिंग का मेथड होता है ना सुपरविजन, एक एक बच्चे के ऊपर
प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, तो वैसे ही आप एक स्टडी को 1-to-1 मॉनिटर करते हैं, इंडिविजुअलाइज स्टडी मेथड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अ प्रोजेक्ट इज स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल रिसर्च इन, अ प्रोजेक्ट कैसे डिफरेंट है थियोरेटिकल रिसर्च से, ये पूछा गया है। फॉर्मेट राइटिंग में, डेटा कलेक्शन में, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स में, या मेथोडोलॉजी में। तो इसका सिंपल सा आंसर है तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स में डिफरेंस आ जाता है जब हम थियोरेटिकल या प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। ये सब चीजें सेम रहती हैं, जो फाइंडिंग्स है उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिसर्च मेथड यूज इन सेंसस 2010 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज, अभी मैंने बात की थी कि जब हम सेंसस की स्टडी करते हैं तो मैंने कौन से मेथड में बात करी थी, सर्वे मेथड में। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें मैंने एक चीज इंक्लूड किया, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भी आते हैं, तो सेट में भी आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो सैम्पलिंग 2 टाइप्स में डिवाइड की गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम सिलेक्शन, जब हम रैंडमली वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट इसका पार्ट है। मतलब कि सिंपली रैंडमली जब हम वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जहाँ पे हर वेरिएबल का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन को, कोई बायसनेस नहीं होती, हर वेरिएबल का इक्वल चांस, जैसे कि लॉटरीज में होता है, राइट, या फिश बाउल मेथड्स हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इक्वल चांस होता है वेरिएबल्स का सिलेक्ट होने का। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक में क्या होता है, देखो एक जो होता है फर्स्ट यूनिट रैंडमली आपने सेलेक्ट कर दी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2, 4, फिर नेक्स्ट क्या होगा 6, तो एक सिस्टम चल रहा है, पहले मैंने 2 सेलेक्ट किया, फिर मैंने 4th नंबर को सिलेक्ट किया, जो फर्स्ट नंबर है वो तो मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद एक सिस्टम से चल रहा है 2, 4, 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके 2 के गैप में मैं सेलेक्ट करी, तो ये हो जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग दोनों हेट्रोजीनियस वाले हो गए। जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ऑलरेडी जो जैसे ना होमोजीनियस ग्रुप्स बने हुए होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का ग्रुप बना हुआ है, इसमें से आप सिलेक्ट करते हैं कितने मेल करने हैं, कितने फीमेल करना है, या कितने चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है। स्ट्रेटिफाइड में ऐसा हो जाता है। और क्लस्टर में क्या होता है, प्री ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जैसे कि मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का ऐसे ग्रुप्स बने हुए, उसमें से आप डिसाइड करते हैं कि ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें से आप डिसाइड करते हैं कि इनमें से कितना लेना है, इस ग्रुप में से कितना लेना है, यानी कि नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हेट्रोजीनियस तो विद इन हो जाता है, जैसे देखो ये ग्रुप है, इसके अंदर अलग अलग ना मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस के अलग अलग वो हो गए, सैंपल्स हो गए। और होमोजीनियस आप इसमें से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाता है, होमोजीनियस विद इन ग्रुप हो जाता है। कैसे कि जैसे आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं मेल, फीमेल और ये, ठीक है, और इसके बाद जब सिलेक्ट करेंगे, इनमें से एक एक सिलेक्ट करेंगे, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ये एक मेल का ग्रुप हो गया, ये फीमेल का ग्रुप हो गया, ये एक चिल्ड्रंस का ग्रुप हो गया। तो ये होमोजीनियस है, जिनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, और इनमें से जब आप वेरिएबल सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हैं तो वो हो जाता है हेट्रोजीनियस, यानी कि हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप में से जब हम डेटा निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ओर बढ़ते हैं अपन अब। देखो नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ रैंडमली सेलेक्ट नहीं होता, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या अपने तरीके से जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें बायसनेस भी इंक्रीज हो जाती है। देखो फर्स्ट है इसका कन्वीनियंस, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप अगर अपने अपने नेबर की बात करें तो आपको कोई रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो अपने नेबर्स ही नेबर्स में जो आसपास घर है उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं या क्या उस प्रोडक्ट के, और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब डेटा सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको अपन एक्सीडेंटल भी बोल देते हैं, या ग्रैब या हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग भी बोल देते हैं, जहाँ पे आप एज योर कन्वीनियंस सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स को। जजमेंटल, तो जजमेंटल को पर्पसिव सैंपल भी बोल देते हैं, यानी कि पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर जब आप काम करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप कोई टॉपर्स की स्टडी कर रहे हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं कि भाई नेट इस साल नेट कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, उनके कितने रिजल्ट, क्या रिजल्ट है, क्या परसेंटेज है, तो जब आप पर्पसिव हो जाता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जब आप उस हिसाब से करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके आप रिसर्च करते हैं, तो हो जाता है पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट होता है क्वोटा। तो क्वोटा सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि नहीं अभी बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में होता है कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए पर्टिकुलर कोई क्वोटा डिसाइड किए जाते हैं कि 10% सीट्स उनको ही जाएंगी। तो अब इस चीज को उससे कर सकते हैं कि
उस हिसाब से आप सैंपल को सिलेक्ट करते हैं कि सच एज एज की बेसिस पे या इनकम की बेसिस पे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और पर्टिकुलर कोटा के बच्चों को, जैसे कि आपने बच्चों की स्टडी करी कि कि टीनेजर्स की स्टडी कर ली, या 40 अबव एज के बच्चों की 40 अबव एज के जो ऊपर अडल्ट है उनकी स्टडी कर ली, राइट। तो एक पर्टिकुलर कोटा हो जाते हैं। इसी का ही एक्सटेंशन होता है डायमेंशनल सैम्पलिंग, वो क्वार्टर सैम्पलिंग का ही एक्सटेंशनल होता है, ठीक है। स्नोबॉल, देखो इसको चेन सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्नोबॉल में क्या होता है कि आपने ना किसी से कोई डेटा कलेक्ट करा, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, फिर उसने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसी बंदे से आपने पूछा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे सकती है। मतलब आपने एक पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, फिर इसी पर्सन से आप और इन्फो बोलते हैं कि आप किसी का नाम सजेस्ट करें जिससे मैं ये मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो पर्सन दूसरा पर्सन का नाम बताएगा, आप उससे जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो और किसी का नाम बताएगा, फिर उससे जाके डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे क्या पर्टिकुलर चेन बनती रहती है। तो ये हो जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग या चेन सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो इसमें इतने क्वेश्चंस रिसर्च के थे, अब अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? ओरली, राइटिंग के थ्रू, या गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या थ्रू ऑल द अबव। तो देखो कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन वर्ड्स में भी हो सकता है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे बोलते हैं ना गेस्चर फेशियल, या आपकी टोन लैंग्वेज या हैप्टिक्स वाले जो कंसेप्ट है, इसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, तो उसको आप जरूर देखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन ही था। देखो अगर कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो उसमें मेरिट पे या उसी कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो सबके लिए ही हार्ड होगा। और ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ये तो आपको करने ही है, और जिसने हार्ड पकड़ कर लिया उसके ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, या ऑल नेशनल रैंक बोल सकते हैं अपन, राइट। बट मेरिट पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक दो क्वेश्चन से। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, रूटीन एक्टिविटीज, या ऑल द पर्पस। तो इसका भी ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे लेवल थोड़ा हाई आता है, इसके मैंने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए उसमें देखना। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर विच डज नॉट फिट इन द गिवन सीरीज। देखो कम्युनिकेशन पूरा आगे मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। अब ये इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है, इनके ऊपर कमांड आपको अच्छी रखनी है, ठीक है। कुछ ही ट्रिक्स होती है, उनको ट्रिक्स अगर आपने जान लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, ओके। तो सीरीज देखो 445 221, ये सॉरी आंसर आ गया इसका। तो इसको पहले खुद सॉल्व करके देखना, उसके बाद आंसर चेक करना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है इसमें। देखो इसमें जो सीक्वेंस फॉलो हुआ है ना, वो ऐसा है कि फर्स्ट पहले अपन -3 किया हुआ है, उसके बाद उसी डिजिट को 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कि 445 -3 करेंगे तो 442 आएगा, फिर 442 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 221 आएगा। ऐसे ही ये पूरा सीक्वेंस चलेगा। मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, और जो रिजल्ट आया उसको अपन ने 2 से डिवाइड किया है, तो उसमें ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है। तो कोई इजी सा सीक्वेंस है, अगर आप ट्रिक्स जान लेंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मिसिंग नंबर। अब देखो मिसिंग सीरीज दी हुई है आपको 0 6 20 42। देखो अब इसमें क्या है, गैप को पहले पहचानो अपन। इसमें जो गैप आ रहा है 6 का गैप है, फिर यहाँ 14 का गैप है, ठीक है। फिर 20 और 42 के बीच में कितना आ गया? 22 का गैप आ गया। तो अगर आप देख पा रहे हो कि गैप है, या तो गैप से कर लो या आप मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक है। तो देखते हैं इसका अपन। पहले अपन ने गैप निकाला 6 14 22 आ गया था। अब इसी का और गैप निकाला तो 8 आ रहा है, यानी कि 8 का गैप आ रहा है। तो अगर इसमें बीच में 8 का गैप है, इसमें भी 8 का गैप है, तो 22 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। फिर 42 और 30 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका ये मिसिंग फिगर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या मल्टीप्लाई करके कर लो। कैसे? 2 × 3 किया, जैसे अब अदर आ रहा है तो 6 आ गया, है ना। ये अगर आप देख रहे हो कि 2 की टेबल चल रही है 6 14 और 22, तो एक सीक्वेंस में चल रही है। जैसे कि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ जाता है, राइट। 7 से करते हो तो 14 आ रहा है, ठीक है। 2 को ही, और 2 को अगर अपन 22 लाने के लिए क्या करेंगे? 11 से। तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। देखो 3 और 7 में कितना गैप हो गया? 4 का। 7 और 11 में 4 का। तो 11 + 4 करेंगे यानी कि 15 आ जाएगा। 2 × 15 किया तो 30 आ गया, और ये 30 अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे 22 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ऐड करेंगे। और जैसे ये अगर 30 आ गया तो आप डायरेक्ट इसमें 42 में ऐड कर सकते हैं। और अगर गैप लेके कर रहे हैं तो इस गैप पहले ऊपर वाले गैप में ऐड करेंगे, फिर इससे ऊपर वाले में ऐड करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो पहले जैसे यहाँ से 30 आ गया
तो गैप आके डायरेक्ट आप उसको यहाँ पे ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। ये एक सीक्वेंस भी दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अगर आपको जो तरीका पसंद आता है, मैंने 3 तरीके बता दिए, गैप वाला भी बता दिया है, मल्टीपल वाला भी बता दिया है, और ये वाला बुक वाला जो तरीका तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोडिंग वाला, इससे भी काफी बार आते हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, वैसे देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन होते एकदम सिंपल से हैं। तो ये बोल रहे हैं सिंडिकेट को इस तरीके से कोड किया है, तो साइकोटिक को कैसे कोड करेंगे। तो देखो मेरे को जो नजर आ रहा है वो ऐसा है कि जो फर्स्ट डिजिट्स तो यहाँ ही है SY की, राइट, फर्स्ट डिजिट तो वही कॉपी हो रही है। ठीक है, और जो ये लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद लिया गया है। ठीक है, ये जो जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आगे देखना, पहले आप समझो। और जो आई यानी कि सेंटर, देखो ये 9 डिजिट्स है टोटल, और जो सेंटर वाली जो डिजिट्स है 4 इधर करके 4 इधर करके, जो बीच वाली जो डिजिट है उसको ये एंड में लेकर गए हैं, तो इस हिसाब से ये कोड बना है। तो देखो समझते हैं, देखो फर्स्ट वाला यहीं रह जाएगा। ठीक है, जो लास्ट आई और सी थे लास्ट वाले इस साइड में आ रहे थे, और जो सेंटर कोड है, सेंटर है, जैसे कि इसमें भी अपने पास 4 4 8 और बीच में सेंटर वाला आ रहा है, तो ये एच को लास्ट में ले जाएंगे, और जो YCOT बच गए तो ये आ जाएगा इसके बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये रहा, PSICYCOTH। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, मैं इसको रब कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। अभी देखो मिरर इमेज वाले, वैसे एनटीए नेट में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस तरीके से, बट सेट में पूछा गया तो क्या पता आ जाए। तो मिरर इमेज में ये जो AOVIVO है ना, ये देखो साफ देख के पता चल रहा है कि ये मिरर में भी ऐसे ही लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ये रहे मिरर इमेजेस, जो कि ये वो इमेजेस जो कि सेम रहते हैं। इसमें यही पूछा था ना कि मिरर में सेम रहेंगे, तो ये वो लेटर्स हैं, इनको आप ध्यान रख लेना अगर आपको नहीं पता तो। और ये बाकी नॉर्मल लेटर्स जो कैसे दिखते हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग बनाता है, स्कल्पचर कौन होता है, जो स्टैच्यू बनाता है। इसका आंसर सिंपल से, तो स्टैटिक से बिल्कुल ही सेकंड नंबर ऑप्शन देगा। इफ एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, देखो ये ऐसा यूनिट्स दिए हुए हैं, तो जूल क्या बोल रहा है कि ये एनर्जी में जैसे होता है मेजर, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेसिस्टेंस ओम। ठीक है, इसके ऐसे यूनिट्स क्या हो जाती है, ओम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर। अब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत सिंपली से एक्सप्लेन किया। देखो जैसे कि अपन एक इस फर्स्ट बॉक्स की बात करें तो इसमें ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट। तो ऐसे अपने पास कितने बॉक्स है, 3 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स में 4 ट्रायंगल, तो बाकी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 12 ट्रायंगल्स तो ये हो गए। और अगर इस बॉक्स को अब यूं ऐसे हाफ पे डिवाइड करते हैं तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ऐसे, राइट। तो एक बॉक्स में ये ऐसे हाफ और ऐसे हाफ 4 बन रहे, तो वही 4 इंटू 3 12, तो 12 + 12 24 तो अपने पास यहाँ ही हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप यूं 2 बॉक्सेस को मिक्स करके देखते हैं, देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये निकल गया ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे एक ये हो गया, एक यहाँ से सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स को मिक्स करके नीचे की तरफ, और ये 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये 4 ये हो गए, 1 2 3 4, तो अपने पास 12 + 12 24 पहले होगी, तो 4 और हो गए, यानी कि 28। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 28। ठीक है, देखो कितना सिंपल से हो गया ये। ठीक है, ये एक स्कोरिंग हो जाते हैं ये क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। अभी आया अपना सिलोजिज्म से, मतलब अपनी मैथमेटिकल भी होगी, अब लॉजिकल स्टार्ट हो रही है। सिलोजिज्म से अगर इसके रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठी तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे मैंने कुछ गोल्डन रूल्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी थोड़ा बहुत देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। सम बुक्स आर टेबल्स, स्टेटमेंट क्या कह रही है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है अपन को, सम बुक्स आर टेबल्स एंड सम टेबल्स आर मिरर्स, और इसका ये कंक्लूजन दिया हुआ है। तो देखो जब सम या नो वाला आ जाते हैं ना, तो अपन को इसमें 2 डायग्राम बनाने पड़ते हैं। एक तो जो बेसिक डायग्राम बनता ही है, और एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है उसका एक और डायग्राम बन जाता है। तो चलो इसका देखते हैं अपन। सम बुक्स आर टेबल, यानी कि अगर ये बुक है तो बुक का कुछ हिस्सा टेबल है। ठीक है, हो रहा है ना, बुक का कुछ हिस्सा टेबल है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लो तो 1 मिनट में, 1 सेकेंड। देखो सम टेबल्स आर मिरर, और
टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, मिरर है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा डायग्राम है जो अपन ने स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाया है। अब जहां नो की बात हो जाती है ना, वहां एक और डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम और बन जाता है। एक सेकेंड। तो देखो, कंक्लूजन रीड करते हैं इसका, सम मिरर्स आर बुक। क्या मिरर का कुछ हिस्सा बुक है? तो अपन को देखो, अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं, यहाँ ये बुक हो गया, यहाँ ये टेबल हो गया, ठीक है। और अगर मैं मिरर को यहाँ बना दूं, तो अपनी ये पहले ऊपर वाली कंडीशन देखेंगे, बेसिक कंडीशन इस डायग्राम से फुलफिल हो रही है या नहीं। तो देखो, बेसिक डायग्राम की बात करें तो सम बुक्स आर टेबल्स, बुक का कुछ ऐसा टेबल है, ये तो फॉलो हो रहा है। सम टेबल्स आर मिरर, टेबल का कुछ हिस्सा मिरर है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। और अगर कंक्लूजन की बात करें, सम मिरर्स आर बुक, तो ये भी फॉलो हो रहा है अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाती हूँ। यानी कि ये बेसिक डायग्राम भी फॉलो हो रहा है और पॉसिबिलिटी डायग्राम भी फॉलो हो रहा है, तो ये तो ट्रू होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नो बुक इज मिरर, बुक का कोई हिस्सा मिरर नहीं है। तो जो बेसिक डायग्राम की बात करते हैं तो ये तो फॉलो हो रहा है। और अगर ये डायग्राम यूं ही रहता है, ठीक है, तो ये बुक इधर है और इधर ये मिरर है, तो यहाँ पे बुक और मिरर का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। मतलब दोनों फॉलो हो सकते हैं, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, दोनों फॉलो हो सकते हैं। अगर ये डायग्राम ऐसा बनता है तो यूं फॉलो हो जाएगा, और ये वाला फॉलो होता है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। इसके कुछ रूल्स देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको पूरा बेसिक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलॉजिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ मैं कवर नहीं कर सकती, लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो, ये डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये बेसिक डायग्राम है अपना, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, ठीक है। ये वो डायग्राम है जो कंडीशन 1 को फुलफिल करता है, और नो बुक इज मिरर, ये इसी से फुलफिल हो रही है कंडीशन, ठीक है। ये कुछ की रूल्स ऑफ सिलोजिज्म्स हैं, सिलोजिज्म के कुछ रूल्स। क्या बोलते हैं ये? एवरी सिलोजिज्म मस्ट हैव 3 एंड ओनली 3 टर्म्स, नीदर मोर और लेस। मतलब हर सिलोजिज्म के 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स कौन सी होती है? अगर तो आपको पता है तो आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ, अगर नहीं पता तो आपको बेसिक से पूरा समझना पड़ेगा। कौन सी होती है? मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मेजर, मिडल और माइनर, ये 3 टर्म होनी चाहिए। In a valid syllogism, the middle term must be distributed at least one of the premise। मतलब जो मिडल टर्म है वो कम से कम एक बार या एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, इफ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर कोई कंक्लूजन में टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो उसको उसमें भी प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, तो ही वो ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। इन अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, नो कंक्लूजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों प्रीमाइसिस नेगेटिव है, यानी कि नो वाली है या सम नॉट वाली प्रीमाइसिस हैं, ऐसा बनता है ना अपना डायग्राम, ए, ई, आई और ओ, यानी कि ऑल, नो, सम और सम नॉट, ऐसे अपना डायग्राम बनता है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों प्रीमाइसिस नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन इससे नहीं होगा। इफ ईदर प्रीमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट, अगर एक भी प्रीमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर अफर्मेटिव, अगर दोनों अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, जो ऊपर आती है ना यूनिवर्सल वाली, ये देखो ये जो ऊपर होती है ना ऑल वाली, ये होती है पॉजिटिव। नो वाली ये हो जाती है पर्टिकुलर वाली, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। और नीचे वाली जो होती है वो होती है पर्टिकुलर पॉजिटिव, और ये वाली हो जाती है पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। बोल रहा है कि बोथ प्रीमाइसेस अफर्मेटिव तो कंक्लूजन, अगर दोनों प्रीमाइसेस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर ऑल बॉयज आर गुड, अगर ये पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन जो इसका निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा। इन अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, बोथ आर प्रीमाइसेस आर पर्टिकुलर, नो कंक्लूजन फॉलोज। मतलब अगर दो प्रीमाइसेस जो दी हुई है दोनों ही पर्टिकुलर है, तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। इफ वन प्रीमाइस इज पर्टिकुलर द कंक्लूजन विल बी पर्टिकुलर, अगर एक प्रीमाइस पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कौन सी होती है? देखो ऊपर वाली यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव नीचे वाली पर्टिकुलर होती हैं। तो अगर एक भी प्रीमाइस पर्टिकुलर है यानी, तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर होगा।
देखो ये उन्हीं को समझ आएगा जिनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं वापस कह रही हूँ। अब ऐसे मत सोचो जो पहली बार पढ़ रहे हो ऐसे मत सोचो ऊपर से जा रहा है, इस टॉपिक को पूरा समझना पड़ेगा डीप में। तो मैं जिनका पहले से पढ़ा हुआ है उनको ये रिवाइज करवा रही हूँ। इन categorical syllogism, if major premise is particular and the minor premise is negative, then no conclusion will be followed। ठीक है, ये कुछ रिवीजन के पर्पज से ही है। जो फर्स्ट बार पढ़े हैं उसको देख के, इसको देख के डरे ना, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगी अलग से एक लेक्चर में। ठीक है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो एक एक के गैप में, जैसे ए बी को छोड़ के सी है, फिर डी को छोड़ के ई है, फिर एफ को छोड़ के जी है, और इसमें भी ऐसा ही है। तो इस ऐसा कौन सा सीरीज है, ये डी एफ जी है, ये आप देख लेना। ठीक है, अभी वापस कोडिंग वाला आ गया। ये अभी तक अपनी रीजनिंग चल रही है, आगे हायर एजुकेशन और वो भी है, उसको भी पूरा लेक्चर देख कर जाना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ करंट डेटा इंक्लूड किया है। परमानेंट इज कोडेड एज दिस एंड डायरेक्शन को कैसे कोड होगा, तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ऐसा है कि देखो REP इसको रिवर्स में लिखा गया है, फिर नेक्स्ट 3 लेटर्स को रिवर्स में लिखा गया है NAM, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर को TNE करके रिवर्स में लिखा गया है। तो आपको भी ऐसे करना है। DIR का क्या हो जाएगा, RID तो सब में ही है। फिर TCE देखो इसमें दिख रहा है मुझे TCE और NOI, तो ये ऑप्शन नंबर 2, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 2। द मिसिंग नंबर ऑफ अ सीरीज, अभी वही मिसिंग नंबर वाला आ गया। तो पहले आप इसको खुद सॉल्व करना, और उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा कैसे सॉल्व होगा ये। देखो इस सीरीज में क्या ना कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट सीरीज है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको करना है जो आंसर आया उसको लास्ट डिजिट से ऐड करना है प्रीवियस वाले। देखो रिजल्ट प्लस लास्ट नंबर इक्वल्स टू न्यू नंबर, तो 8 + 4 किया तो 12 आ गया। ऐसे ही 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 की में अपन, ये 24 आ रहा है ना, इस 24 में अगर अपन इस 12 को ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 36 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते तो 72 आएगा। 72 में अपन को क्या करना है, प्रीवियस नंबर को ऐड करना है, तो 108 आ जाएगा। देखो जिसको पता होगा सीरीज तो उसको समझ आ गया होगा। बाकी इसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, वीडियो को पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऑड वन इज, वैसे पूछा है इसमें ऑड कौन सा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब या ट्रायंगल। देखो सिंपल दिख ही रहा है, जो क्यूब है वो क्या है, एक 3D फिगर है, बाकी क्या है, सारे 2 डायमेंशनल्स हैं। ठीक है, चूज अ पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। देखो ये बुक और पेज ये आपस में रिलेटेड हैं। कार, व्हील ये भी रिलेटेड है, बुक के अंदर पेज, कार के अंदर व्हील होता है, टेबल का ड्रॉवर होता है। लूम और क्लोथ ये फॉल्स है। लूम क्या होता है, एक मशीन होती है, ये चीज़ जो है इसका पेयर नहीं है। इन ऑल अदर पेयर सेकंड इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, द ऑड वन इज, यहाँ पे अपन को ऑड वन बताना है, पोटैटो, बीटरूट, रेडिश या कैरेट। देखो ये जो सारे होते हैं, वैसे तो दिखने में आ रहा है कि विंटर्स वाली हैं, बट इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि जो पोटैटो है वो रूट नहीं है, वो स्टेम है, बाकी सब क्या है, ये रूट है। ठीक है, ये इस टाइप के वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये तो लास्ट पेपर अपना 2013 में आया था। तो आप अगर आपको रीड करना है फिर भी तो इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेना। विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व वन कैन फाइंड, ऑगिव कर्व क्या होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो इधर वाले या इधर वाले, यानी 50-50% वाले जहाँ पॉसिबिलिटीज होती है ना, वो उस चीज़ को ये फाइंड आउट करता है। मीडियन हो गया, डिसाइल्स हो गया, परसेंटाइल्स हो गया। तो देखो इन सब में 50-50 वाली पॉसिबिलिटीज होती है, जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के सॉल्व किया जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। बाकी इसका आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑगिव कर्व इज अ फ्री हैंड ग्राफ शोइंग अ कर्व ऑफ अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताया ना कि जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। Augive graph is a type of statistical diagram that display cumulative frequencies. It enables us to easily calculate the proportion of observation that are either less than or equal to. जो less than या more than वाले सीरीज आती थी ना, वहाँ ये ऑगिव कर्व बनता है। मोड, अगर आपसे देखो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व वी कैन फाइंड। नेक्स्ट इसका आंसर है ये। अगर यहाँ पे मोड या मीडियन होता ना तो वो फाइंड नहीं हो सकता, फिर आपका आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान रखना कि मोड और मीडियन ऑगिव कर्व से फाइंड आउट नहीं होता। ये जो मीडियन डिसाइड्स ऑफ परसेंटेज, जहाँ पे 50%, और मीडियन क्या होता है, n/2 यानी कि मिडल टर्म है ना। डिसाइड्स और परसेंटेज भी ये होते हैं जहाँ पर्टिकुलर परसेंटेज या
इस साइड में हो या आप इस साइड में हो, ये बताता है, राइट। तो ये सब जो 50 पॉसिबिलिटीज वाले होते हैं वो आगे कब से फाइंड हो सकते हैं। मोड और मीडियन, मोड क्या होता है, मोस्ट अकर्ड फ्रिक्वेंसी, और मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज। तो ये दोनों अपन इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि, बाकी मीडियन, परसेंटाइल, डेसाइल्स ये सब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आगे कार्ड्स के थ्रू। ओके, द डेटा यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुड बी करेक्टेड बाय, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डेटा एक्सपेरिमेंट करके ही तो आप फाइंड आउट कर पाओगे ना, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर 1। ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशनशिप विल बी, तो देखो लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसे है ना, लीनियर जो लाइन होता है, इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। स्कैटर डायग्राम इज मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, पोजिशनल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, या ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, या नन ऑफ दो। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। इफ टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैव नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इल्यूजन होगा। तो पॉजिटिव में होता है जहाँ सेम में जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव वो हो गया चाहे एक तो इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या इल्यूजरी, ऐसा सिचुएशन होती नहीं है। तो जहाँ पे इसने क्या बोल रहा है, नो, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आपसे नॉर्मल सी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। आगे मैंने ये बहुत सारी फुल फॉर्म्स देखो 2 पेज में ऐड किए हैं, इसको अच्छे से रीड करना है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता तो सेट में आने के चांसेस हैं ही, ठीक है। तो कुछ कुछ अपन रीड कर लेते हैं, जैसे कि ये ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि एक CPU का पार्ट होता है, ठीक है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये जो एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BCC और CCC ये ईमेल के पार्ट होते हैं, अगर आप ईमेल करते हैं या जीमेल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, ये रहा CC कार्बन कॉपी, ठीक है। तो CC क्या हो गया, कार्बन कॉपी, और इसके आगे B जोड़ दिया तो वो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCR बारकोड रीडर, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की आ गई यहाँ पे, CPU की, ये सब आ गई है, आप इसको रीड करना, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रीड करना। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे अपन वो वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं ना, बेसिक सा वो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होती है, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, LED लाइट इमिटिंग डियोड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मॉडर्म से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OMR क्या होता है, जो अपने पेपर होता है ना, जैसे नेट सेट का पेपर जैसे ऑफलाइन होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जहाँ पे आप क्या करते हो, ऐसे 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 राउंड राउंड होकर अपना आंसर सेलेक्ट करते हो ना, OMR शीट्स जो होती हैं, वो वाला हो गया ये, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी हैं, इसको आप रीड करना अच्छे से और समझना। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सारी मेन है जो एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम से पूछी गई है या जो इस यूनिट से रिलेट करती है, वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड करी है। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट, अब कंप्यूटर के पार्ट्स पूछे, CPU, कीबोर्ड, स्कैनर या मॉनिटर। तो देखो ये सारे कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं, CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर। जो स्कैनर है ये इसका मेन पार्ट नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007, देखो ध्यान से पढ़ना, ऑफिस 2007 पूछ रहे हैं। जो ऑफिस 2007 जो था ना, उसमें फाइल एक्सटेंशन चेंज हो गया था, वो DOCX हो गया था, यानी X मतलब होता है एक्सटेंशनल, जो अपन यहाँ पे रीड किया था ना अभी, XML में होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का ही ये X है, मतलब जो अब जो पेजेस बनते हैं ना वो ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं, आप बोलते हैं ना कस्टमर फ्रेंडली, या पहले बनते तो बाइनरी में होते थे, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। जो 2007 से पहले यूज किया होता था ना वो DOC होता था, अब जो होता है DOCX यूज होता है, X यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना उस चीज़ का यूज होता है। तो अब देखो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो चीज़ें भी इंक्रीज होंगी, तो अब जो फॉर्मेट यूज होता है वो है DOCX। PDF टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट के फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या पूछा, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो एक्सटेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने काफ़ी एक्सटेंशन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। ये रे टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन हैं, ये इमेज के हैं, काफ़ी कुछ आपको पता होगा, जो नहीं पता हो उसमें से आप रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इमेज का कौन सा है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करना। आगे ऑडियो और वीडियो के भी हैं, कुछ कुछ अपन देखो रीड करें तो PDF टेक्स्ट का हो गया, टेक्स्ट हो गया, DOC जो पहले यूज़ होता था, और DOCX जो अब यूज़ होता है, ठीक है। ये इमेज के JPG जिसमें अपन ने इमेज सेव करते हैं, JPG हो गया, PNG हो गया, ये कॉमन से, ये तो आपको पता होंगे। लेकिन
GIF BMP ये भी आपको रीड करना जरूरी है क्योंकि इससे काफी बार क्वेश्चन आता है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट और वीडियो फाइल फॉर्मेट की बात करें तो ऑडियो में WAV MIDI, इस बार ये क्वेश्चन आया था MIDI WAV से रिलेटेड कौन से एक्सटेंशन हैं, तो ऑडियो के हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो में क्या हो जाएंगे AVI FLV MKV MP4, ठीक है। ऑडियो में मेन कौन सा होता है MP3 और यहाँ पे वीडियो में हो जाता है वो MP4 MKV MOV, ये सब वीडियो के हैं, तो इसको अच्छे से रीड करना, स्क्रीनशॉट लेना या जो भी करना, वीडियो को पॉज करके समझना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द फंक्शन ऑफ इंटरनेट इज, देखो इंटरनेट का क्या फंक्शन होता है, फाइल सेंड करना, रिसीव करना, सारे फंक्शन होते हैं, है ना। डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट, अपलोड भी कर सकते हो, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा बोथ। इतना सिंपल आने के चांसेस तो नहीं है, बट फिर भी बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक से ही आगे इंसान बढ़ता है। एप्लीकेशन ऑफ ICT इज ई लिटरेसी, ई कॉन्फ्रेंसिंग, ई गवर्नेंस, तो ये सारे यानी इलेक्ट्रॉनिक सारे ही एप्लीकेशन हैं ICT के। देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको ही डिटेल या इसको ही बेस बना के क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट, अब देखो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है पोखरण में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज भी आप रीड कर लेना या उससे रिलेटेड डेटा भी थोड़ा बहुत रीड कर लेना। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, तो बुटेन एंड प्रोपेन, बुटेन एंड प्रोपेन, तो इसको भी एक स्टैटिक्स है, याद रख लेना। इन विच ईयर भोपाल गैस, अब तो सबको पता है भोपाल गैस स्ट्रेटेजी कब हुई थी, 1984 में। डिजीज कॉज बाय मर्करी इज मिनीमाटा, ये भी स्टैटिक्स है। साउंड बिकम्स हैजार्डियस, अब ये इंपॉर्टेंट है, नेट में काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा था, हर बार, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस टाइम भी पूछा गया था, इस बार तो केस स्टडी बना के पूछा गया था कि आप इस एरिया में हो, आपको नॉइज है तो कितना डेसिबल है, तो ये जो है इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं पूछा जाएगा नेट वाला, लेकिन आपको ये यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी। तो हैजार्डियस कब हो जाती है, 80 डेसिबल्स वाली हो जाती है, ठीक है। तो इसको देखो डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसको। देखो जीरो में मतलब जो होता है वीकेस्ट साउंड, ठीक है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है। 10 डेसिबल्स यानी कि ब्रीथिंग की जब अपन को आवाज आती है ना खुद की, तो वो 10 डेसिबल्स। 20 यानी कि रिजल्टिंग लीव जो होती हैं, रसलिंग लीव। 30 में जब विस्पर, आपने वो जो क्या कहते हैं विस्पर करते हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। 40 में रेफ्रिजरेटर मॉडरेट और जो ये है कार वाला थोड़ा सा लाउड हो जाता है। कन्वर्सेशन जब नॉर्मल करते हैं वो मॉडरेट होता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन 80 अबाउ जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, वेरी लाउड, जहाँ पे ट्रक, हेयर ड्रायर हेलीकॉप्टर ये सब चीज़ आ जाती है ना, वो बहुत वेरी हैजार्डियस हो जाता है, या क्या बोले उसको, हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रीड करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। देखो 85 लिखा है, लेकिन ये 80 या 85 आप मान सकते हो कि यहाँ पे एक वो बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैजार्डियस हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड करना, मैं पूरा जूम करके दिखा रही हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी करना है, ठीक है। चलो इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द सेफेस्ट टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, सबसे सेफेस्ट कौन सा होता है, रिसाइकलिंग, बर्निंग एंड इन लैंडफिल्स, इंसिनेटर या डिस्चार्जिंग इन वाटर। तो देखो अगर वाटर में डिस्चार्ज करते तो इससे वाटर पॉल्यूट होएगा, बरिंग इन लैंडफिल से तो लैंड खराब होएगी बरिंग से, ठीक है। तो सबसे सेफ है, सबसे प्योरेस्ट जो बोलते हैं ना, वो कौन सा हो जाता है, रिसाइकलिंग, इससे कोई हार्म नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं अपन, आगे है, इसमें नहीं किया, रह गया, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो ये कुछ सेंटर्स के बारे में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेट्स आपको याद रखनी है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज ओपन इन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुई थी, अपनी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI इज लोकेटेड इन राजस्थान एट, अब देखो ये राजस्थान का पेपर है तो ऑफकोर्स राजस्थान ये यूनिवर्सिटी के बारे में आना जरूरी, इसलिए मैंने कहा था राजस्थान की यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। श्रीमती नथीबाई दामोदर थकरसी, द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, तो मुंबई। सब स्टैटिक्स हैं इसलिए अपन फास्ट फास्ट चल रहे हैं, आगे थोड़ा सा जो नेट में आते हैं वो अपन देख लेंगे।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। इन इंडिया फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन, देखो यहाँ पे क्या पूछे, फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो रही, तो कौन सी, मध्य प्रदेश। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप पेपर दे रहे राजस्थान सेट का, तो ये भी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवा रही है। नाम क्या है, गोविंद गुरु जो यूनिवर्सिटी अपनी, वो क्या है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। इसका ईयर वगैरह इसके अबाउट के बारे में थोड़ा बहुत अब रीड कर लेना, ठीक है। जो कंडक्ट करवा रही है आपको, इसके जो कंडक्ट करवा रही एजेंसी, उसके बारे में तो पढ़ना जरूरी है ही। टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, टीचर एजुकेशन यानी कि टीचर एजुकेशन या टीचिंग ट्रेनिंग वाले जो होते हैं ना, वो कौन हैंडल करता है, कौन सी एजेंसी है या कौन सी काउंसिल है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यूजीसी, नहीं यूजीसी का तो बड़ा है वो, उसका काम अपन देखते हैं बाद में। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये भी नहीं होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, देखो टीचर के बारे में पूछा तो एनसीटीई जो होता है वो हैंडल करती है टीचर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं या उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं आगे। देखो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, ये क्या है, जो कि 1973 में हुई थी एस्टेब्लिश्ड। मैटर्स पर्टेनिंग टू टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स के बारे में जो डील करती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप रीड कर लेना। टीचर एजुकेशन विद स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड, देखो पहले क्या था ये, जब किसी के साथ एक्ट जुड़ जाता है ना, तो मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1995 से तो ये इन्फोर्स में आई थी, और 1993 में इसका एक्ट बना था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जब किसी भी एजुकेशन या किसी भी काउंसिल का जब एक्ट बन जाता है ना, तो वो स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक कब हुई थी, इसका एक्ट कब आया था, 1993 में आया था। टेक्निकल कोर्सेज आर जनरली मैनेज बाय, टेक्निकल कोर्सेज कौन मैनेज करते हैं, आईसीएमआर, एआईसीटी, डीएसटी, यूजीसी। तो अपने ये है एआईसीटी। इन सब की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अपन डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखो एआईसीटी क्या होता है, जो टेक्निकल कोर्सेज मैनेज करता है। ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। सेटअप कब हुई थी, नवंबर 1945 में सेटअप हुई थी, ठीक है। इसका एक्ट नहीं था अभी, सेटअप हुई थी खाली। एज अ नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए इस एजेंसी को या क्या बोले अपन, इस काउंसिल को बनाया गया था। तो इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स ये रही। 1943 में तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आया था, द टेक्निकल एजुकेशन कमिटी, मतलब इसके ऊपर एक 1943 में कमेटी बनाई गई थी, किसपे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, ठीक है, इसमें बनाई गई थी। 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई थी, और 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो एक्ट है, यानी कि जब सेटअप हुआ था, ये एक्चुअल में सेटअप हुआ था, इसका एक्ट कब आया था, 1987 में। Statutory authority for planning, formulation and maintenance of norms and standards, quality assurance and through accreditation, funding in priority areas, उसको फंडिंग मॉनिटरिंग करना या मेंटेनिंग पैरिटी इन सर्टिफिकेशन अवार्ड्स, द मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन कंट्री। ये सब इसके क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव या इसके फीचर्स बोल, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली, ठीक है, कि इसका रोल क्या है, क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, कि इसको मॉनिटर, फंडिंग और जितने भी टेक्निकल से इश्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो कौन हैंडल करेगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको थोड़ा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूड किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया। अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, नेट में वो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको रैंडमली कोई प्रोग्राम का नाम दे दिया गया और इन सब के साथ मिक्स करके दे दिया गया, और पूछा कि क्या ये AICT के अंदर आते हैं, तो वो जो आपको जो आते हैं, ये वाले सारे आते हैं, आपको हाँ देख लेना है, और जो नहीं आते उनको हटा देना है। जो पूछा जाए, नहीं पूछा या आते हैं जो पूछा जाए, उस हिसाब से आपको ये लिस्ट ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। देखो अभी इस ऑप्शन में जो आया था ना, ICMR, DST और UGC, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। किसके लिए? ये बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो काउंसिल बनाई गई है वो कौन सी है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। लास्ट टाइम आपसे अगर AICT के बारे में पूछा गया तो हो सकता है इस बार ICMR के बारे में पूछ ले, ठीक है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन दी, ये सब आप रीड कर लेना। मेन इसमें क्या है? बायोमेडिकल के लिए है, न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। DST, डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1971 में, न्यू दिल्ली में। इसका भी हेडक्वार्टर, द डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में आता है। इसका मेन वर्क क्या है? इंपॉर्टेंट रोल क्या? ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट, प्रमोट वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कौन हैंडल करेगा? DST। और AICT क्या करता है? टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो कौन हैंडल करता है? AICT, ठीक है। बायोमेडिकल से रिलेटेड ICMR, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन करेगा? DST। अब इसके अंदर कौन सी स्ट्रीम्स आती है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट अपना सबसे मेन UGC, जिसके अंडर में पेपर दे रहे हो उसके बारे में जानकारी होना तो जरूरी है। तो इसका आपको क्या ईयर ध्यान रखना है, एक्ट ध्यान रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स ध्यान देने, और इसकी मेन एक्टिविटीज क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो पहले तो ये जिसका भी अभी मैंने बताया था एक्ट बन जाता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। 1956 में आई थी। इसके क्या है? प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, रेगुलेशंस मॉनिटर रखना, ठीक है। ये सब UGC के हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स, या जो इसका बोले अपन इसका रोल, ठीक है। तो आपको ये सब इसके हेडक्वार्टर्स भी ध्यान में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट ये देखो, ये जो डेटा मैंने उठाया है 25 नवंबर 2022 का है, रिसेंट डेटा ही है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कितनी, अपने देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है ना 4 टाइप में डिवाइड की है, स्टेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिवाइड करी गई हैं। तो जो 12 लिस्ट में आती है वो कौन सी होगी? स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है टोटल? 460, इस डेट के हिसाब से जो है 460 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। डीम टू यूनिवर्सिटी, जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं 128 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये काफ़ी टाइम से फिगर चेंज नहीं हुआ है, 54 है। और 12D में भी 54 है, ठीक है। ये तो इजी से याद हो जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 54। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है? 430। और टोटल ये होगी अपनी। अगर लिस्ट 12B की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज है अपनी 267, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं 50, सेंट्रल की अपने ऑलरेडी बात कर दी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 25। इस फिगर्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इसमें मैंने सारे लगभग सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, बस DI और RC इंक्लूड नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, और अब आपको बताइए आपको क्या करना है अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।